शिवाय गुरुवे नमः श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल शक्ति एस्ट्रो बाय शिल्पिया वर्मा। तो क्या आपका बर्थ अश्विनी मघा मूला या अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती जैसे नक्षत्र में हुआ है? बचपन से एक ही बात सुनी होगी, तुम तो गंडमूल हो। या घर वालों को डराया गया होगा, बच्चे का चेहरा मत देखना, पापा के लिए भारी है या जिंदगी भर स्ट्रगल रहेगा। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, ये सब सिर्फ डर का बिजनेस है। गंडमूल कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये एक हिडन ट्रांसफॉर्मेशन कोड है। आज का वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ इसी डर को खत्म करने के लिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गंडमूल नक्षत्र की गहराई क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है जीवन में, चरण वाइज हर नक्षत्र के एनालिसिस करेंगे और सबसे असरदार रेमेडी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी रियलिटी चेक आपको दूंगी जिससे आपका गंडमूल नक्षत्र को लेकर पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड गंडमूल नक्षत्र इन डिटेल। सो आई होप मेरी स्लाइड आपके समक्ष आ गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि गंडमूल नक्षत्र का सच क्या है और इसका मिथ क्या है। जैसे मैंने बोला, हम इस नक्षत्र को चरण वाइज आज के सेशन में समझेंगे। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या गंडमूल नक्षत्र सही में डेंजरस होता है? क्या इसमें पैदा होने वाले बच्चे अनलकी होते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि गंडमूल का मतलब क्या होता है, किन नक्षत्रों को गंडमूल कहा जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको 6 नक्षत्र लिखे हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती। हमारे 27 नक्षत्रों में से ये जो 6 नक्षत्र हैं, इन्हें गंडमूल नक्षत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, गंड का मतलब होता है नॉट यानी ग्रंथि, और मूल का मतलब होता है रूट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात कहूं, तो ये एक कार्मिक नॉट है जो आपकी लाइफ को रूट लेवल पर इफेक्ट करती है। जब जन्म के समय किसी का भी चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में होता है, तब बोला जाता है कि इस जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। ये जो नक्षत्र हैं, ये वाटर और फायर राशियों के जंक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ एनर्जी काफी अनस्टेबल होती है। देखिए, अगर मैं अश्विनी मघा मूला की बात करूं, जो कि केतु के नक्षत्र हैं, ये फायर साइन में पाए जाते हैं 1, 5 और 9 राशि में। जबकि ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती ये 4, 8, 12 राशि में आपको मिलते हैं, जो कि वाटर का साइन है। तो जब नक्षत्र का ट्रांजिशन होता है वाटर से फायरी साइन में, तो ये ट्रांजिशन एक एनर्जी शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जातक अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए आया है। तो आज के सेशन में हम फिर से मैं बोल रही हूँ, समझने वाले हैं कि गंडमूल नक्षत्र कोई श्राप नहीं है। गंडमूल नक्षत्र सिर्फ एक कार्मिक एनर्जी है। ये आपके जीवन में हो सकता है सडन चेंजेस लेकर आए, पर वो सडन चेंजेस आपकी लाइफ को बेटर ट्रांसफॉर्मेशन दिशा में ले जाने के लिए ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंडमूल का इम्पैक्ट हर किसी पर सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके चरण पर। मतलब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो आपका जन्म अगर मघा नक्षत्र में हुआ है, तो वो पहले चरण में हुआ है, दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे चरण में हुआ है, या चौथे चरण में हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती सब लोग यही कर लेते हैं कि सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। पर गंडमूल का असली इम्पैक्ट डिपेंड करता है आपके नक्षत्र के चरण पर। तो आज इसी को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आपका अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो किस चरण में हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। तो जैसे मैंने बोला, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट चरण में हुआ है, तो आप सिंपली किसी भी हॉरोस्कोप में आप चेक कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना हॉरोस्कोप बना सकते हैं। वहां पे चंद्र के सामने आपका नक्षत्र लिखा होगा, और उसके सामने लिखा हुआ 1, 2, 3 या 4। अगर किसी का जन्म नक्षत्र अश्विनी है और उसके सामने 1 लिखा है, तो यानी उस जातक का जन्म अश्विनी के फर्स्ट चरण में हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि जिसका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट चरण में हुआ है, उसके पिता के जीवन में कष्ट रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फादर को कुछ हो जाएगा। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो ये दिखाता है कि फादर का करियर अनस्टेबल हो सकता है जब बच्चे का जन्म हुआ हो, या फादर और बच्चे के बीच में इमोशनल गैप हो सकता है,
या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के जन्म के समय फादर की जॉब चेंज हो गई हो, फादर की प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्ट्रगल आया हो, लेकिन बाद में धीरे-धीरे समय के साथ ये चीज़ें सही होती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे, अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के सेकंड चरण में हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये सेकंड चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो ये लग्ज़री और कम्फ़र्ट को डिनोट करता है। इसका मतलब ऐसे लोग जनरली कम्फ़र्ट लविंग होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अर्ली फ़ेज़ में ही इनको हो सकता है अच्छी स्कूलिंग मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए या अपॉर्च्युनिटीज़ इनकी लाइफ़ में ईज़िली आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के थर्ड चरण में हुआ है, तो अगर किसी का जन्म थर्ड चरण में हुआ है, तो ये भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे लोग हाई पोजीशन में पहुंचते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफी स्ट्रांग होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग काफी शार्प होती है। ऐसे जातक कॉर्पोरेट जॉब, स्टार्टअप या लीडरशिप रोल में शाइन करते हैं। अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो चौथे चरण का जन्म इंसान की लाइफ में रिकॉग्निशन और राज सम्मान लेकर आता है। ऐसे लोगों को पब्लिक रिस्पेक्ट मिलती है, फेम या अथॉरिटी भी मिल सकती है। ऐसे लोग टीचिंग की फील्ड में इन्फ्लुएंसर या गवर्नमेंट रोल की बात की जाए, तो वहाँ पे भी काफ़ी रिस्पेक्ट गेन करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हर चरण की एनर्जी डिफरेंट है। तो सिंपली ये देखकर कि मेरा जन्म गंडमूल में हो गया है, मेरा जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेसिफिकली ये देखना है कि आपका जन्म उस मूल नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है। तो ये तो थी अश्विनी नक्षत्र की बात। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। तो अश्लेषा नक्षत्र का कनेक्शन होता है इमोशंस और हिडन साइकोलॉजी से। अगर किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के फर्स्ट चरण में हुआ है, तो ये बहुत ही पीस ब्लेसिंग वाला चरण मैं बोलूँगी। ऐसे जातक को आंतरिक शांति की तलाश रहती है। ऐसे जातक का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऐसा जातक मेडिटेशन, हीलिंग या काउंसलिंग फील्ड में जाता है, तो इनको इमेंस सक्सेस मिलती है। अगर किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के सेकंड चरण में हुआ है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अप एंड डाउन की सिचुएशन बनती है। ऐसे जातक की लाइफ में मनी का फ्लो इर्रेगुलर हो सकता है, कभी सडन गेन और कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट अलाइनमेंट, अगर किसी का जन्म अश्लेषा के सेकंड पद में हुआ है, तो आपको बजटिंग करना सीखना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर किसी का जन्म अश्लेषा के थर्ड पद में हुआ है, तो ऐसे जातक को मदर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। क्या इश्यूज हो सकते हैं? हो सकता है इनका अपनी माँ के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट रहे, या माँ को हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं। हो सकता है इनकी माँ इतनी बिजी हो कि इमोशनली अपने बच्चे के लिए अनअवेलेबल हो, या माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। तो इन सब का प्रभाव बच्चे के जीवन में क्या आता है कि ये बच्चा बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसिंग विद हिज और हर मदर। अब हम बात करते हैं, अगर किसी का जन्म अश्लेषा के चौथे पद में हुआ है, तो चौथा पद जो है वो फादर रिलेटेड इश्यूज को दिखाता है। फादर के साथ कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन, प्रेशर हो सकता है, फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। किस चीज़ को लेके? फादर की आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी मैच ना करे। आपकी करियर चॉइसेस पे फादर का डिसएग्रीमेंट हो, तो इस प्रकार के जो है मतभेद आपको अपने पिता के साथ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था अश्लेषा के हर पद का जातक की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र के भी हमारे 4 पद होते हैं। अगर मैं मघा नक्षत्र की बात करूँ, तो मघा नक्षत्र का कनेक्शन हमारे पूर्वजों के साथ और हमारी लेगेसी के साथ होता है। अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो यहाँ पे भी इस जातक को अपनी माँ के साथ स्ट्रगल्स देखने के लिए मिलती हैं। मतलब क्या? कि हो सकता है माँ की हेल्थ इश्यू हो, माँ को इमोशनल स्ट्रेस रहता हो, ऐसे में बच्चा जो है जल्दी मैच्योर हो जाता है। हो सकता है उसने माँ की स्ट्रगलिंग लाइफ देखी हो, जिस कारण से बच्चे के अंदर मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो जाती है। अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट फादर रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। ऐसे जातक के फादर या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या तो बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। बच्चे के ऊपर पिता की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, जैसे पिता बोलते हैं कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना ही बनना है, तुम्हें इस फील्ड में जाना ही जाना है। तो कहीं न कहीं बच्चे के ऊपर पिता का प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण बच्चे की अपने फादर के साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग हो सकती है।
अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र के तीसरे पद में हुआ है, तो ये तीसरा पद कंफर्ट और सक्सेस का है। इसका मतलब ऐसे जातक की लाइफ में स्टेबिलिटी और सपोर्ट उसको मिलता है। ऐसे जातक अपने फैमिली बिजनेस में जा सकता है, या वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे वो अपने बैकग्राउंड का बेनिफिट पूरी तरह से लेता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मघा की एनर्जी किससे कनेक्टेड है? मघा की एनर्जी आपके पूर्वजों से कनेक्टेड है। तो हो सकता है वो किसी फैमिली बिजनेस में जाए और उस बिजनेस को बहुत आगे स्तर तक लेकर चला जाए। अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो ये लाइफ में मल्टीपल स्ट्रगल्स लेकर आता है। ऐसे जातक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कैसे अप्स एंड डाउन्स? हो सकता है उसका करियर स्टेबल ना हो, एक करियर स्टार्ट किया फिर दूसरे में स्विच किया, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। बट ऐसा जातक के अंदर अगर मैं बात करूं तो सहनशीलता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो ऐसे लोगों का रेजिलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करूं तो ये नक्षत्र है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये नक्षत्र है पावर का। अगर किसी का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में पहले चरण में हुआ है, तो ऐसे जातक की लाइफ में एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्डर सिबलिंग्स के साथ मतभेद रहना, बड़े भाई बहन के साथ कोई ना कोई टेंशन, या बड़े भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाना, या बड़े भाई बहनों के साथ आपका कंपैरिजन किया जाना। तो जिसके कारण आपकी एक जो है इमोशनल डिस्टेंसिंग हो जाती है अपने बड़े भाई बहनों के साथ। अगर किसी का जन्म हुआ है ज्येष्ठा के दूसरे नक्षत्र दूसरे पद में, तो इसका मतलब यहाँ पे इस जातक को अपने छोटे भाई बहन के साथ इशू देखने के लिए मिलेंगे। क्या इशू हो सकते हैं? हो सकता है आपको अपने छोटे भाई बहन के चलते सैक्रिफाइस करना पड़े, आपको अपनी नीड्स का सैक्रिफाइस करना पड़े अपने छोटे भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर किसी का जन्म हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो यहाँ पे आपको अपनी माँ से रिलेटेड चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आपका माँ के साथ इमोशनल बॉन्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हो सकता है आपको माँ के प्रति प्रेम हो, लेकिन आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल डिस्टेंसिंग को क्रिएट कर देती हैं आपकी और आपकी माँ के बीच में। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में हुआ है, तो ऐसे इंसानों को जो है अपने फादर के साथ चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज होता है, फादर के साथ आपका थॉट प्रोसेस नहीं मिलता है। करियर को लेके या अपने लाइफ डिसीजन को लेके आपके थॉट प्रोसेस अपने पिताजी के साथ क्लैश करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूला नक्षत्र की। तो अगर किसी का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है, तो देखिए मूल का मतलब होता है रूट, यानी सब कुछ तोड़कर नया बनाना। अगर आपका जन्म मूला नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो यहाँ पे फादर रिलेटेड परेशानी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग आपके फादर के द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से की जाए, या हो सकता है किसी कारणवश आप अपने पिताजी के साथ ना रह पाएं। तो कहीं ना कहीं आपका फादर के साथ एक डिस्टेंसिंग हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंसिंग हो सकता है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकता है। और आपके जीवन में आपके जो फादर हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई कार्मिक लेसन सिखाने के लिए उनका रोल प्ले होता है। अगर किसी का जन्म मूला नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, तो दूसरा चरण शो करता है फाइनेंशियल लॉस को। यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ में मनी स्टेबिलिटी लेट आती है, और ये अर्ली लाइफ में करियर स्ट्रगल्स हो सकते हैं। बट धीरे धीरे समय के साथ साथ इनको जो ये फाइनेंशियल लॉस होते हैं, इनसे इनको इतनी बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है कि ये आगे आने वाले समय में अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाते हैं। अगर किसी का जन्म मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, तो यहाँ पे आपको माँ से रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। माँ के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत कम होती है। माँ के साथ आप डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं, या माँ को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। अगर किसी का जन्म मूला नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो चौथा चरण पीस और स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पे आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है जिसके बाद आपका जीवन बहुत सुखमय और शांतिमय हो जाता है। मोस्टली देखा गया है कि 35+ के बाद अगर किसी का मूला नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगती है और जीवन बहुत शांतिमय हो जाता है।
अब हम बात करेंगे अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, तो देखिए रेवती नक्षत्र जो है वो कंप्लीशन और विजडम का नक्षत्र है। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो ये रिकॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिकॉग्निशन किस सेंस का, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, लोग आपकी गाइडेंस लेने के लिए आगे आते हैं। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो ये डिनोट करता है हाई पोजीशन को, अथॉरिटी रोल को। ऐसे लोग जीवन में ऊंची पोजीशन तक पहुंचते हैं, लीडरशिप पोजीशन में पहुंचते हैं, मेंटर रोल में पहुंचते हैं, या ऐसी पोजीशन को वो रूल करते हैं जहां पे वो दूसरे लोगों को गाइड करते हैं। अगर आपका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र के तीसरे पद में तो ये डिनोट करता है वेल्थ को, यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंफर्ट बना रहता है, इनके स्टेबल इनकम सोर्सेज होते हैं और ये बहुत स्मार्टली अपने मनी मनी को इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर किसी का जन्म रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस को दिखाता है, स्ट्रगल्स को दिखाता है। ऐसे लाइफ ऐसे जातक की लाइफ में इमोशनल या सिचुएशनल स्ट्रगल्स आ सकते हैं। ऐसा जातक ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है या कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। तो सबसे बड़ा अलाइनमेंट यही है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना जरूर है। तो ये थे अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग पद के क्या क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेडिशनल रेमेडी की बात कर रही हूँ जो हर कोई करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो 27 दिन तक पिताजी को अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। 27 दिन के बाद जब चंद्रमा उसी नक्षत्र में आता है तो गंडमूल शांति पूजा करवाई जाती है। और इस पूजा का पर्पस यही होता है कि जो पांचों एलिमेंट्स गंडमूल में पैदा होने के कारण बिगड़ गए हैं उनको संतुलित किया जाए। बट यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ जो आप खुद से कर सकते हैं, और आपको ये रेमेडी हर साल करनी ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको हर साल ये फाइंड आउट करना है आपकी जन्म तिथि कब आएगी। देखिए मैं इंग्लिश जो है बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आपके डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तिथि के अनुसार, हर साल तिथि के अनुसार आपका जन्म कब आएगा। तो आपको वो तिथि फाइंड करनी है, उस तिथि में वही नक्षत्र आएगा जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। अब आपको क्या करना है, आपको 27 नारियल लेने हैं, 27 सुपारी लेनी है और 27 दीपक लेने हैं। ये रेमेडी फिर से मैं बोल रही हूँ, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये रेमेडी आपको हर साल आपकी जन्म तिथि में, जब जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है वो तिथि हर साल आती है, उस तिथि में आपको ये रेमेडी करनी है। 27 नारियल लेने हैं, 27 सुपारी लेनी है और 27 दीपक लेने हैं। अब आप क्या करेंगे, हर नारियल पर सुपारी रखकर आपको उसके पास में एक दीपक रखना है। अब आपने तिथि के अनुसार आपने फाइंड कर लिया कि आज की तिथि में ही मेरा जन्म हुआ था। अब आप इन नारियल को जिनके ऊपर आपने सुपारी रखी है और 27 दीपक आपने जो साथ में लिए हैं, ये घी के दीपक लेने हैं, आपको इनको मंदिर में लेकर जाना है। अलग से आप 9 नारियल और लेंगे एक थाली में। ये 9 नारियल क्या है, ये 9 नारियल आपके 9 ग्रहों को संतुलित करने के लिए हैं। 27 नारियल आपके 27 नक्षत्रों को संतुलित करने के लिए हैं। अब आप इन सब चीजों को लेकर मंदिर में जाएंगे, वहां नारियल के ऊपर सुपारी रखकर हर नारियल के साथ में आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि गंडमूल नक्षत्र के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आ रहे हैं उनकी शांति हो। दिस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल शांति पूजा का प्रोसेस। अगर आप अपने गंडमूल नक्षत्र की शांति पूजा नहीं भी करवा पाए हैं, इसको मैं कह रही हूँ कि हर साल करना शुरू कीजिए और आपको अपने लाइफ में जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये आपने रेमेडी नोट डाउन कर ली होगी, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो को रीप्ले करके इस रेमेडी को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रेमेडी आपको अपनी जन्म तिथि पर रिपीट करनी है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अगर आपको अपनी जन्म तिथि फाइंड आउट करने में अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपकी जन्म तिथि आपको बता दूंगी कि इस वर्ष आपकी जन्म तिथि कौन से महीने में कब पड़ेगी। तो ये तो था इम्पोर्टेंट रेमेडी। देखिए
अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो नक्षत्र है आपके जीवन में परेशानी लेकर आ रहा है कि लाइफ स्मूथ चल रही है? तो अगर गंडमूल नक्षत्र आपके जीवन में डिस्टरबेंस लाता है तो हो सकता है इमोशनल इम्बैलेंस आप फील करते हो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, टेम्पररी आपको स्ट्रगल्स दिख सकती हैं। तो देखिए, मैं सिंपल सी बात ये चीज कहती हूँ कि गंडमूल जो है, अगर आपका जन्म गंडमूल में हुआ है तो आप एक कार्मिक लेसन लेकर आए हैं, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। तो अगर आप गंडमूल शांति पूजा करते हैं, स्पेसिफिकली जो पूजा मैंने भी आपको बताई हर जन्म तिथि में आपको करनी है, अगर आप इसको करना शुरू कर देते हैं तो गंडमूल के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ से धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपको हर रोज मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, और हर गंडमूल नक्षत्र से जुड़ा एक पौधा होता है, ठीक है? आपको उस पौधे को प्लांट करना है। क्या करेंगे? जो भी उस नक्षत्र से जुड़ा पौधा है उस पौधे को आप लगाएंगे, और उस पौधे को आपको सींचना है, उस पौधे को आपको बड़ा करना है। जैसे जैसे वो पौधा वृक्ष में बदलेगा, वैसे वैसे आपके जीवन में भी ग्रोथ आती चली जाएगी। इसके अलावा हर नक्षत्र से जुड़ा एक मंत्र भी होता है। अगर आप उस मंत्र का हर रोज 108 बार चैंट करते हैं तो गंडमूल नक्षत्र से रिलेटेड जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नक्षत्र से जुड़ा कौन सा पौधा आपको लगाना है, आपके नक्षत्र से जुड़ा कौन सा मंत्र है, तो प्लीज अपनी डिटेल्स कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूंगी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, गंड मूल कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंड मूल में अगर आपका जन्म हुआ है तो वो जन्म हुआ है पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, आपके जीवन में ग्रोथ लाने के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल रेमेडीज। अगर आप ये रेमेडीज इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप ये देखेंगे कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं जो आपके जीवन में कष्ट लेकर आ रहे हैं वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगी, और आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सिर्फ गंडमूल के बेसिस पे ही आप अपनी पूरी कुंडली को जज नहीं कर सकते। पूरी कुंडली का विश्लेषण आपके अलग अलग प्लैनेट के नक्षत्रों पे, किस राशि पे वो बैठे हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, मैं ये चीज बोलूंगी, गंडमूल नक्षत्र में पैदा होना एक हिडन ब्लेसिंग है। आप पुराने सिस्टम्स को तोड़ने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ है जीवन में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेने लेकर आने के लिए, ताकि आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सके। याद रखिए, गंडमूल से डरना नहीं है, गंडमूल नक्षत्र को समझना जरूरी है, उसकी ऊर्जा को समझना जरूरी है। अगर आप उस ऊर्जा को समझ जाते हैं, उसके अनुसार रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। मैं सिंपली इस सेशन को एंड करना चाहूंगी इस क्लोजिंग थॉट के साथ। गंडमूल नक्षत्र आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि आपको न्यू बनाता है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को जानने के लिए। सो विद दैट नोट आई जस्ट एंड दिस वीडियो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।